तो आइए प्यारे दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं जैक के द्वारा मॉडल सेट 1 जो निकाला गया है उसका सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे कि 120 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। क्या लिखा जा सकता है, आइए देखते हैं। 120 को प्राइम फैक्टर करके फैक्टराइजेशन करके इसे क्या लिखा जा सकता है, वही हमको दिखलाना है। तो सबसे छोटा नंबर आप ले लीजिए, उससे तोड़ दीजिए। 2 6 जा 2 3 2 15 3 5 जा 15। 2 3 बार आया है। जैसा कि हम ऑप्शन में देख पा रहे हैं कि पावर रैज करके, घातों को रैज करके नहीं दिया हुआ है आंसर, बल्कि इसी तरह मल्टीप्लिकेशन में दिया हुआ है। तो इसी तरह हम लिखेंगे। और देख रहे हैं जैसा कि ये ऑप्शन नंबर ए है, तो ऑप्शन नंबर ए पहला नंबर का आंसर सही हो जाएगा। आइए दूसरा नंबर क्वेश्चन में आ जाते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन में ये कह रहा है कि 306 तथा 657 का महत्तम समापवर्त 9 है। तो 306 और 657 का लघुत्तम समापवर्त क्या होगा। 306 नंबर क्या है मेरे दोस्त, 306। और दूसरा नंबर क्या है, बी से डिनोट कर देते हैं दूसरा को, और पहला को ए से। 657 इसका महत्तम समापवर्त दिया हुआ है, इसका महत्तम समापवर्त दिया हुआ है 9। एचसीएफ इसका दिया हुआ है, महत्तम समापवर्त एचसीएफ बोलते हैं 9। तो एलसीएम हमें ज्ञात करना है, लघुत्तम समापवर्त ज्ञात कर। जैसा कि हम जानते हैं कि दो नंबर और उनका एलसीएम और एचसीएफ के बीच में एक रिलेशन होता है, वो ये है एलसीएम गुना एचसीएफ इज इक्वल टू दोनों नंबर का मल्टीप्लीकेशन। तो जो जो चीज दिया हुआ है रख दें यहाँ पे। एलसीएम यही तो ज्ञात करना है, एचसीएफ 9 है, पहला नंबर 306 और दूसरा नंबर 657। इस तरह से एलसीएम आपका निकल जाएगा 306 गुना 657 डिवाइडेड बाय 9। इसको आप 9 से डायरेक्ट काट सकते हैं। 9 का 9, 9 3 27, 3 आ गया, 9 चौके 36। जब आप 36 और 657 को गुना करेंगे तो आप पाएंगे कि 2 2 3 3 8 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। और इस तरह से दूसरा नंबर ऑप्शन का बी सही हो जाएगा। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन में हम लोग देख पा रहे हैं कि 15 और 25 का एचसीएफ क्या होगा। 15 और 25 का एचसीएफ क्या होगा, तीसरा नंबर क्वेश्चन में ये है। तो 15 को अगर आप अभाज्य गुणनखंड में तोड़ेंगे तो 3 5 15 इस तरह से लिख पाएंगे। और 25 को जब आप तोड़ेंगे तो 5 गुना 5 टूटेगा, तो 5 का स्क्वायर लिख पाएंगे उसे। जब लघुत्तम समापवर्त हमसे पूछा जाएगा तो लघुत्तम समापवर्त में मतलब एलसीएम में हम लोग हाईएस्ट पावर लेते हैं, हाईएस्ट पावर जो हाईएस्ट पावर हो। लेकिन यहाँ पे हमें लघुत्तम समापवर्त नहीं, एलसीएम नहीं, बल्कि एचसीएफ पूछा है। एचसीएफ में हम लोग कॉमन नंबर, उभयनिष्ठ संख्या और उसका न्यूनतम पावर लेते हैं। तो उभयनिष्ठ संख्या दोनों में क्या है मेरे दोस्त, तो उभयनिष्ठ संख्या 5 है। इसमें महत्तम पावर 2 है, लघुत्तम पावर कितना है, न्यूनतम पावर कितना है 1 है, तो 1 यही आंसर हो जाएगा। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन का ए नंबर में 5 है, तो ए सही हो जाएगा। आइए चौथा नंबर क्वेश्चन करते हैं हम लोग। एक प्राकृतिक संख्या का अभाज्य गुणनखंड उनके गुणनखंडों के क्रम को छोड़ते हुए क्या होता है, तो ये आदित्य होते हैं। ये क्या होते हैं, आदित्य, यूनिक होते हैं। अगर कोई भी भाज्य संख्या है उनको अभाज्य संख्या में हम व्यक्त करें, उन्हें निरूपित करें, तो उनका ये निरूपित जो हम करेंगे वो यूनिक होंगे। ठीक है, तो आदित्य होंगे, आदित्य बी नंबर ऑप्शन है, चौथा का बी सही हो जाएगा। आइए 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, द्विघात बहुपद होगा जिनके शून्यकों का योग √2 और गुणनफल 1/3 है। शून्यकों का योग क्या है, √2। शून्यकों का योग
जैसा कि हम जानते हैं द्विघात बहुपद को का दो शून्यक होता है, अल्फा और बीटा। इनके शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल के आधार पर भी हम ये द्विघात बहुपद को लिख सकते हैं। तो कैसे लिख पाएंगे मेरे दोस्त? तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है। अब जैसे क्वेश्चन में दे चुका है कि दोनों शून्यकों का योग और गुणनफल, योग दिया हुआ है क्वेश्चन में मेरे भाई √2 है और गुणनफल कितना है 1/3 है। इसमें जैसे ही हम पुट करेंगे, इसमें हम जैसे ही रखेंगे तो हमें मिल जाएगा, क्या मिलेगा द्विघात बहुपद एक्स माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह में √2 अल्फा इंटू बीटा की जगह में 1/3। हर में कोई भी संख्या होता है, हर में डिनोमिनेटर में कोई भी संख्या होता है तो उसे हम लोग रहने नहीं देते हैं, बल्कि उसका एलसीएम लेके, लघुत्तम समापवर्त लेके उसे पूरा सारा समीकरण का सारा पद में हम लोग गुना करते हैं ताकि वो हट जाए। तो हर में यहाँ 3 है, 3 का एलसीएम 3 ही होगा, 3 से गुना आप कर लेंगे तो 3x² माइनस 3√2x और ये 3 से 3 कट जाएगा, 1 बच जाएगा। ये जहां ऑप्शन, जिस ऑप्शन में ये होगा वही आंसर हो जाएगा। हम देख पा रहे हैं कि ये ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी। इस तरह से ऑप्शन बी 5वां नंबर का आंसर हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन, छठा नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है ax² प्लस bx प्लस c के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा क्या है। थोड़ा सा हम लोग ये क्वेश्चन बनाते के साथ ये भी सीख लें कि इसके अलावा इसके इर्द गिर्द क्वेश्चन क्या बन सकता है। अगर द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c है तो हमसे पूछा गया है इनका शून्यकों का योग क्या होगा, उनका रिलेशन क्या होगा, यही पूछा गया है। तो जैसा कि हम जानते हैं मेरे दोस्त कि ये द्विघात बहुपद है, इसका 2 शून्यक होंगे क्योंकि हाईएस्ट पावर डिग्री कितना है, महत्तम घात कितना है, 2, तो 2 शून्यक होंगे, एक अल्फा होते हैं और एक बीटा होते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा के साथ भी इनका रिलेशन होता है और अल्फा इंटू बीटा के साथ भी होता है। अल्फा प्लस बीटा के साथ शून्यकों के योग के साथ जो रिलेशन होता है -b/a होता है और अल्फा इंटू बीटा के साथ जो रिलेशन होता है वो c/a होता है। आपसे पूछा गया है कि योग क्या होंगे, तो यही अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a फर्स्ट ही ऑप्शन है, यही आंसर हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन में जैसे हम लोग हाथ लगाए, किसी बहुपद px के लिए ग्राफ आकृति में दिया गया है, बहुपद के शून्यकों की संख्या क्या होगी। देखिए मेरे प्यारे दोस्त, जब भी ग्राफ एक्स एक्सिस को जितना जगह कट करेगी, जब भी बहुपद का ग्राफ एक्स एक्सिस को जितना जगह कट करेगी उतना ही शून्यक होंगे। जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 शून्यक होंगे, लेकिन क्वेश्चन में हमसे ये नहीं पूछा गया, हमसे पूछा गया कि इनका शून्यक क्या होगा। वो लोग खुद ग्राफ दिए हैं इस तरह से और इनका शून्यक पूछा गया। ये ग्राफ है px का ग्राफ ये है। अब देख पा रहे हैं कि ये तो एक्स एक्सिस में कहीं पे कट कर ही नहीं रहा है, तो एक्स एक्सिस में कट नहीं कर रहा, तो शून्यकों का संख्या क्या होगा, 0 होगा। 0 जहां पे होगा इस ऑप्शन में आंसर हो जाएगा। जैसे कि देख रहे हैं हम ए नंबर ऑप्शन, 7 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आइए 8वां नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पहला समीकरण है a1x प्लस b1y प्लस c1 = 0 और दूसरा समीकरण है a2x प्लस b2y प्लस c2 = 0। जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि ये 2 चर वाले समीकरण हैं और 2 चर वाले समीकरण हमेशा एक सरल रेखा को निरूपित करते हैं, एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसा कि हम जानते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि यदि a1/a2 बराबर b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2 अगर हो तो समीकरण युग्म क्या कहलाएंगे। यह समीकरण युग्म का हल कैसा होगा, अनेक होंगे, आदित्य होंगे, कोई हल नहीं होंगे। ये तो ये क्वेश्चन जो भी है, लेकिन इसके इर्द गिर्द का क्वेश्चन आना जरूरी है। तो इसके बारे में डिटेल हम लोग देख लेते हैं।
क्योंकि इसका इर्द गिर्द का क्वेश्चन आपको खुद इसी क्वेश्चन में आपको मिल जाएगा 2-4 क्वेश्चन। तो आइए डिटेल देख लेते हैं। जब मेरे प्यारे दोस्त a1/a2 b1/b2 और c1/c2 a1/a2 नहीं होगा इक्वल b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, ऐसा अगर कंडीशन हो जाए तो इस कंडीशन में एक हल मिलते हैं। सिर्फ क्या मिलते हैं? एक हल मिलते हैं, आदित्य हल मिलते हैं। इस कंडीशन में क्या मिलते हैं? यूनिक सॉल्यूशन मिलते हैं, आदित्य हल हमें प्राप्त होते हैं। ठीक है, जब a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इज इक्वल टू c1/c2 हो जाए मेरे दोस्त, तो इस कंडीशन में कोई हल मिलेगा ही नहीं हमें, कोई हल नहीं होगा इस कंडीशन में। और तीसरा कंडीशन, 3 कंडीशन इसके होते हैं। तीसरा कंडीशन ये है कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बराबर c1/c2 अगर हो जाए, सब बराबर हो जाए, तो इस कंडीशन में अनेक हल मिलेंगे हमें। क्या मिलेंगे? अनेक हल मिलेंगे, अनेक हल होंगे। अगर इसे आप ग्राफ के रूप में देखेंगे, सरल रेखा के रूप में देखेंगे, तो ये कैसे निरूपित होंगे? ये एक हल मिलेगा, इसका मतलब ये हुआ कि 2 सरल रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेदी करेंगे, एक बिंदु पर इंटरसेक्ट करेंगे। दूसरा, अगर कोई हल नहीं मिलेगा तो उस कंडीशन में, कोई हल अगर नहीं मिलेंगे तो उस कंडीशन में 2 रेखा क्या होंगे? समांतर होंगे, कहीं पर मिलेंगे ही नहीं, कोई हल ही नहीं। अनेक हल मिलेंगे, इसका मतलब ये हुआ कि दोनों रेखा एक दूसरे के संपाती होंगे। संपाती का मतलब ओवरलैप करेंगे, कोइंसाइड होंगे। यहां पे क्या होंगे? संपाती। इधर क्या होगा? इसमें क्या होगा? समांतर। समांतर। इसमें क्या होगा? प्रतिच्छेदी करें, प्रतिच्छेदी। तो 3 कंडीशन है। जब हमें एक ही हल मिलेगा तो ग्राफ प्रतिच्छेदी करेगा, दोनों स्ट्रेट लाइन कट करेगा, इंटरसेक्ट करेगा। जब कोई हल नहीं मिलेगा तो दोनों पैरेलल होंगे। और जब अनेक हल मिलेंगे, इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन जब होंगे, तो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेंगे। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या पूछा था। जब a1/a2 बराबर b1/b2 इज नॉट इज इक्वल टू c1/c2 होंगे तो क्या होंगे? यहाँ पे हम लोग देखिए ये कंडीशन यहाँ पे दिया हुआ है, तो क्या होते हैं? कोई हल नहीं होंगे, तो इसमें कोई हल नहीं होंगे, तो सी नंबर ऑप्शन, 8 नंबर का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, कोई हल नहीं होंगे। आइए 9वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। समीकरण युग्म में 2 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है। 2x - 3y is equal to 0, 3x plus 4y plus 20 is equal to 0। द्वारा निरूपित सरल रेखाएं क्या होंगे? संपाती होंगे, क्या होंगे? ये देखना है हमें। तो इसको देखने के लिए ये 3 कंडीशन है, उसमें से कौन सा कंडीशन इसमें लागू होगा, उसी हिसाब से आंसर हो जाएगा। तो देखते हैं a1/a2, a1 यहाँ पास क्या है? 2, a2 क्या है? 3, b1 क्या है? -3, b1/b2 करना है। यहीं पे हम देख रहे हैं कि a1/a2 और b1/b2 बराबर नहीं है, ये इक्वल नहीं है। तो देखिए ये वाला किस कंडीशन को लागू कर रहा है? इसको, पहला कंडीशन, इसमें आदित्य हल होते हैं और प्रतिच्छेदी करती है। तो यहाँ पे क्या होता, क्या होगा आंसर? 9वां नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? प्रतिच्छेदी। यहाँ पे आप बी नंबर ऑप्शन देख रहे हैं, प्रतिच्छेदी करती है, प्रतिच्छेदी करती है। 9वां नंबर क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा? बी। आइए 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं मेरे दोस्त। C के किस मान के लिए समीकरण युग्म, 2 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है, समीकरण युग्म है Cx। 10 नंबर क्वेश्चन में हमारा जो समीकरण है Cx माइनस OY इज इक्वल टू 2। अगला समीकरण है 6x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 का अनंत हल होगा। ये दिया हुआ है कि ये 2 समीकरण है, इनका अनंत हल होगा, तो उस कंडीशन में C का मान क्या होगा? हमें C का मान फिर ज्ञात करना है।
तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि अगर अनंत हल होगा, अनेक हल होंगे, तो उस कंडीशन में सारा का सारा बराबर होता है, सारा का सारा बराबर होता है। तो उसी कंडीशन को लागू कर देते हैं, सी का वैल्यू निकल जाएगा, सी का मान निकल जाएगा। तो a1/a2 क्या है इसका, a1/a2 बराबर b1/b क्या है यहाँ पे 1 -1 है, b2 क्या है -2 है, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 6 ऊपर गया, c इज इक्वल टू 6/2, 2 3 जा 6, c इज इक्वल टू 3। अगला c1/c2 करने का हमको हमें जरूरत भी नहीं पड़ा यहाँ पे, c इज इक्वल टू 3 और 3 जिसमें जिस ऑप्शन में है यहाँ पे हम देख पा रहे हैं 3a नंबर ऑप्शन, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। समीकरण युग में दो समीकरण दिया हुआ है, उसका हल निकालना है। उसका हल अब बड़ा आसान है निकालना है। 2x - y इज इक्वल टू 5, 3x + 2y इज इक्वल टू 4। आप अगर y को हटाना चाह रहे हैं दोस्त, तो y का बगल वाला जो है, y का कोफिशिएंट जो उसको बराबर करना होगा, यहाँ पे 2 लाना होगा। तो इस समीकरण में आप 2 से गुना कर दें, तो 2 से गुना करेंगे तो 4x - 2y ये 10 हो जाएगा। और इस तरह से इसे अगर आप जोड़ेंगे दोनों समीकरण का तो ये खत्म हो जाएगा। ये दोनों को जोड़ते हैं तो 7x हो जाएगा और इधर 10 और 4 14 हो जाएगा। x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 14/7। इस तरह से x बराबर 2, और ये x बराबर 2 ये दोनों समीकरण में कहीं भी आप रखेंगे तो y का वैल्यू निकल जाएगा। इसी पे हम लोग रखते हैं 2, 2 दूनी 4, 4 उधर गया तो -4, तो 5 में 4 घट जाएगा तो 1, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ -y इक्वल टू 1, तो y इज इक्वल टू -1। तो जिस ऑप्शन में x इज इक्वल टू 2 है और y इज इक्वल टू -1 है, वही आंसर हो जाएगा। देखते हैं किसमें x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू -1, पहला नंबर ऑप्शन सही होगा। आते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 में हम लोग। आइए 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं मेरे दोस्त। 12 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ, वह रैखिक समीकरण युग में जिसका कोई हल नहीं होगा क्या कहलाता है। देखिए मेरे दोस्त, जिसका हल निकल जाए, देखिए ये दोनों कंडीशन में या तो अनेक हल है या तो एक हल है, या तो यूनिक सॉल्यूशन है या इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन है। इस दो कंडीशन को हम लोग संगत कहते हैं, कंसिस्टेंट। इंग्लिश में क्या कहेंगे, कंसिस्टेंट। आज जिसका हल ही नहीं निकल पाएगा, ये बीच वाला कंडीशन जो है वो असंगत है, असंगत। तो यहाँ पे क्वेश्चन में जैसा कि पूछा है कि जिसका कोई हल ही ना हो, तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग, असंगत कहेंगे। असंगत ऑप्शन में है, असंगत बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए 13 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन में दो समीकरण दिया हुआ है, उसका हल पूछता है। तो दो समीकरण है, उसका हल निकालने का हमारे पास, और जैसा कि आप जानते हैं बहुत सारा विधि होता है, तो कोई भी विधि आप यूज कर लें। फिलहाल हम विलोपन विधि यूज कर रहे हैं, इलिमिनेशन मेथड जिसको बोलते हैं। y को हटाना अगर है तो दोनों समीकरण को हमें जोड़ना होगा, जोड़ देते हैं। जोड़ने में साइन चेंज नहीं होता है, खत्म हो गया। 2x इज इक्वल टू इधर जुड़ जाएगा तो 10 हो जाएगा, और x इज इक्वल टू जैसा कि आप देख पा रहे हैं 10/2, तो यहाँ 5 आ गया। x इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू अगर 5 का x के जगह में आप 5 रखते हैं तो y इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। तो y इज इक्वल टू क्या हो गया 4। तो जिस ऑप्शन में ये होगा 5 4, तो ये ऑप्शन सी में हमें नजर आ रहा है, ऑप्शन सी इसका 13 का आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। 14 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सा द्विघात समीकरण है। निम्नलिखित में कौन सा द्विघात समीकरण है, आइए देखते हैं। पहला ऑप्शन है x इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस, इसके बारे में पहले चर्चा कर लेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। द्विघात समीकरण वो समीकरण होता है जिसका डिग्री, जिसका अधिकतम घात 2 हो। देखिए
इसका अधिकतम का तो हमें दिख रहा है 2 है, लेकिन यहाँ पे जब गुना होगा तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा, इधर और इधर वाला दोनों एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर रहेगा ही नहीं, तो द्विघात समीकरण कैसे हो पाएगा, इसलिए ये नहीं होगा। बी नंबर ऑप्शन, बी ऑप्शन देखते हैं हम लोग, चेक करते हैं। एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x। यहाँ पे जैसा कि देख रहे हैं, यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर में तोड़ेंगे तो एक्स स्क्वायर तो आएगा इसमें, और एक्स स्क्वायर इधर है, दोनों पॉजिटिव में, दोनों कट हो जाएगा, मतलब एक्स स्क्वायर है नहीं, तो द्विघात समीकरण कहेगा, ये भी गलत। सी नंबर ऑप्शन देखते हैं। सी नंबर ऑप्शन में एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, 2 बाहर, एक्स माइनस 3। हाँ, यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर तो में तोड़ेंगे आप तो एक्स स्क्वायर आएगा और वो रह जाएगा एक्स स्क्वायर, इसका मतलब ये क्या है, द्विघात समीकरण है। डी भी देख ही लेते हैं, क्यों छोड़ेंगे हम लोग। डी ऑप्शन में क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 2। यहाँ पे जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि एक्स स्क्वायर यहाँ पे भी आ रहा है और यहाँ पे ये कट नहीं पाएगा किसी से, तो ये भी तो द्विघात समीकरण हो जाएगा, तो ये भी आंसर है। 14 नंबर क्वेश्चन का दोनों आंसर है, इसका मतलब क्वेश्चन ही गलत है, 2 आंसर नहीं हो पाएगा, इसलिए क्वेश्चन ही गलत है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन होता है, आइए 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन जब हम लोग देखें तो क्या है, यदि विविधकर डिस्क्रिमिनेंट को बोलते हैं, d ग्रेटर देन 0 बड़ा है 0 से, तो मूल क्या होंगे। अगर इसके बारे में हम लोग पूरा अगर चर्चा कर ले d के बारे में, तो सारा क्वेश्चन उसका इर्द गिर्द का क्लियर हो जाएगा। तो आइए देखते हैं, हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, सारा का सारा क्लियर हो जाएगा बात। जैसा कि द्विघात समीकरण होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि इसका घात, इसका डिग्री 2 है, तो इसका 2 मूल आएंगे, 2 रूट निकलेंगे, 2 आंसर आएंगे x का, तो x इज इक्वल टू, हमें डायरेक्ट ये फार्मूला हमारे पास है, जो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, रूट के अंदर जो भी चीज है इसे ही डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, इसे ही विविध कर कहते हैं, और ये d से निरूपित होता है। क्या चीज से निरूपित होता है, d से। यही डिसाइड करता है कि मूल वास्तविक होंगे, अवास्तविक होंगे, इक्वल होंगे, समान होंगे, असमान होंगे, भिन्न होंगे, यही डिसाइड करता है, ये d का वैल्यू। तो कब क्या होंगे, आइए देखते हैं हम लोग। d अगर बड़ा हो जाएगा 0 से, तो मूल वास्तविक तथा भिन्न होंगे, वास्तविक तथा असमान होंगे, मूल वास्तविक तथा भिन्न होंगे। d अगर बराबर हो जाए 0 के, अगर बराबर ये हो जाए 0 के, d बराबर 0 हो जाए, तो मूल तो वास्तविक होंगे ही, मूल तो रियल होंगे ही, मूल तो रियल होंगे ही, लेकिन समान होंगे। हाँ, तो d बराबर अगर 0 हो जाए, विविधकर अगर 0 के बराबर हो जाए, तो मूल क्या होंगे, वास्तविक होंगे और समान होंगे। लेकिन d अगर छोटा हो जाए 0 से, d का मान ऋणात्मक हो जाए, नेगेटिव हो जाए, तो मूल असमान, अवास्तविक नहीं होंगे। मूल इस कंडीशन में क्या होंगे, मूल वास्तविक नहीं होंगे। एक बार इनको इंग्लिश में भी जान जाते हैं हम लोग। डी डिस्क्रिमिनेंट है, डिस्क्रिमिनेंट अगर ग्रेटर देन 0 हो जाए तो रूट्स रियल होते हैं और डिस्टिंक्ट होते हैं और नॉट इक्वल होते हैं। रूट अगर d इज इक्वल टू 0 हो जाए तो रूट्स रियल तो होते हैं और इक्वल होते हैं, दोनों रूट इक्वल आएंगे। d अगर लेस देन 0 हो जाए तो रूट्स आर नॉट रियल, रूट वास्तविक नहीं होंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कह रहा है। 15 में बोल रहा है कि
डी अगर बड़ा हो जाए जीरो से तो मूल क्या होंगे, डी अगर बड़ा हो जाए जीरो से तो मूल वास्तविक तथा भिन्न होंगे। तो ये ऑप्शन किस में है देख लें आप, वास्तविक और भिन्न, ए नंबर ऑप्शन। आप देख पा रहे हैं कि आंसर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन आइए। द्विघात समीकरण दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू जी माइनस वन इज इक्वल टू 0 के मूल की प्रकृति बताइए। तो मूल का प्रकृति हमें तो इसी से पता चलता है, विविधकर से, डिस्क्रिमिनेंट से। d इज इक्वल टू जैसा कि हम देख पा रहे हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। अब आप देखिए ए बी सी का वैल्यू यहीं पे है, ए एक्स स्क्वायर का बगल वाला होता है, बी एक्स के बगल वाला होता है और सी अकेला वाला होता है। यहाँ पे पुट करके देखिए, बी के जगह में बी 1 है, 1 का स्क्वायर माइनस 4a 1 है और c माइनस 1 है। इसका 1 का स्क्वायर 1, 4 1 जा 4 माइनस माइनस प्लस, तो ये 5 हो गया। 5 बड़ा है जीरो से या नहीं, बड़ा है जीरो से, बड़ा है जीरो से, तो मूल कैसा हो जाएगा, वास्तविक और भिन्न। मूल वास्तविक और भिन्न हो जाएगा, जिसमें इस ऑप्शन में ये है वही आंसर हो जाएगा। वास्तविक तथा भिन्न असमान, बी नंबर ऑप्शन, वास्तविक तथा असमान, बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा 16 नंबर का। 17 नंबर क्वेश्चन में हम लोग देख पा रहे हैं क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे। दो भिन्न वास्तविक मूल किस कंडीशन में हो रहा है, डी जब बड़ा हो जाता है जीरो से तब। डी क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac जब बड़ा हो जाएगा जीरो से तभी ये कंडीशन फॉलो होगा। ये सी नंबर ऑप्शन है, सी नंबर ऑप्शन सही हो, सी नंबर 17 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। द्विघात समीकरण दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 का विविध कर क्या होगा, विविध कर क्या है, डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, वही लिखेंगे डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी क्या है यहाँ पे माइनस 1 है, माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4, ए क्या है 1 है, 1 लिख दी। सी क्या है, अकेला वाला सी होता है, माइनस 1 का स्क्वायर 1, 4 3 जा 12, कितना हो गया माइनस 1। तो d इज इक्वल टू माइनस 11 है, ये छोटा होता है जीरो से, छोटा जब होगा तो मूल वास्तविक नहीं होंगे, मूल वास्तविक नहीं होंगे। लेकिन हमें वो नहीं पूछा है, हमें पूछा है कि विविधकर क्या होगा, तो माइनस 11 जिसमें है, जिस ऑप्शन में है वही आंसर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यदि द्विघात समीकरण दिया हुआ है का मूल समान हो, द्विघात समीकरण दिया हुआ है क्या है मेरे दोस्त, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस के इज इक्वल टू 0, इसका अगर मूल समान हो तो के का मान ज्ञात करना है हमें। मूल समान होता है तो d बराबर 0 होता है, इसी कंडीशन को लेकर चलेंगे हम। मूल चूंकि समान है, d बराबर 0 है, d इज इक्वल टू हम जैसा कि जानते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है इज इक्वल टू 0। b क्या है यहाँ पे, b माइनस 4 है, जैसा कि हम देख रहे हैं b माइनस 4 है, माइनस 4 का स्क्वायर 4a, a क्या है 1 है, c क्या है k है इज इक्वल टू 0। इसे आप सॉल्व करेंगे तो मिलेगा 4 4 जा 16, 4k इज इक्वल टू 0। k वाला टर्म को एक तरफ, k इज इक्वल टू 16 डिवाइडेड बाय 4, 4 4 जा 16, k इज इक्वल टू 4। जिस ऑप्शन में k है वही आंसर हो जाएगा। जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि पहला a हो जाएगा सही 19 नंबर का। आते हैं 20वां नंबर क्वेश्चन में। द्विघात 20वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे मेरे दोस्त। द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 5x एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, मूल ज्ञात करें। इनका मूल ज्ञात करना है, इनका मूल ज्ञात करना है तो क्या करेंगे, इनका मूल ज्ञात करने का 3 तरीका है। कंप्लीटिंग स्क्वायर, मिडिल टर्म को स्प्लिट करके, बीच वाला टर्म को पद को तोड़ के, और एक ये तरीका है x इज इक्वल टू ये क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के, द्विघात का फार्मूला लगा के हम लोग निकाल सकते हैं। तो हम लोग सबसे पहला मिडिल टर्म को तोड़ करके जो होता है
उसको यूज करेंगे। इसके बगल में क्या है 1, ये कांस्टेंट टर्म से गुना होगा तो 6 होगा। 6 को ऐसा तोड़े कि जोड़ने या घटाने से -5 मिल जाए, तो इसे तोड़ेंगे तो 2 तिया 6, तो 3 और 2 को हम लोग जोड़ते हैं तो 5 मिल जाता है, तो उसी को लेके चलेंगे। 2x माइनस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। दो का पेयर बनाएंगे, दोनों में जो कॉमन है वही ले लेंगे। x कॉमन है, ले लिए। 3 कॉमन है, -3 लिया गया है। जैसा कि देख पा रहे हैं दोनों में कॉमन x माइनस 2 है, और यहां से पता ये चल गया कि x इज इक्वल टू एक आंसर 2 और एक आंसर 3 होगा। तो 2 और 3 जिस भी ऑप्शन में है वो सही हो जाएगा। 20 नंबर का 2 और 3 है बी नंबर ऑप्शन, और यही सही होगा। आइए मेरे प्यारे दोस्त 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या पूछा गया है। इसमें पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन एपी है, यह पूछा गया है। एपी का परिभाषा यही है कि उसका हर पद एक सार्व अंतर के साथ बढ़ता है या घटता है, जो भी आप कहें। जैसे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, डॉट डॉट डॉट, ये 2 का गैप लेके आगे बढ़ रहा है, तो ये एपी में। तो आइए क्वेश्चन में क्या है ये देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि कौन सा एपी में। तो पहला ऑप्शन हम चेक करें, 2 4 8 इस तरह का है, 16 डॉट डॉट डॉट। देखिए यहां से यहां 2 का गैप लेके बढ़ रहा है, 2, यहां 4 का गैप है, सारा अंतर समान नहीं है, इसका मतलब ये एपी में नहीं है। बी नंबर ऑप्शन आइए देखते हैं। 1 3 5 7 1 3 5 7 डॉट डॉट डॉट। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि दो जोड़ने से 1 में 2 जोड़ेंगे 3, 3 में 2 जोड़ेंगे तो 5, 5 में 2 जोड़ेंगे तो 7, तो सारा अंतर समान है, इसका मतलब यही एपी में है। दूसरा ऑप्शन देखने की जरूरत भी नहीं है, तो बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा किसका। 22 नंबर क्वेश्चन आइए। एपी दिया हुआ है, इसका 10वां पद हमें ज्ञात करना है। एपी क्या है, एपी दिया हुआ है 2 7 12 डॉट डॉट डॉट, इसका 10वां पद ज्ञात करना है। nth पद nवां पद का, जैसा कि हमारे पास फॉर्मूला होता है n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। nवां पद है, ए क्या है, पहला पद। n कितना है, नंबर ऑफ पदों की संख्या। डी क्या है, सारा अंतर है। अगला घटाओ पिछला से सारा अंतर निकल जाए। किसी भी पद से आप किसी भी पद को आप उसके पिछले पद से घटाएंगे तो सारा अंतर ज्ञात हो जाएगा। तो a इज इक्वल टू पहला टर्म क्या है 2, n हमें 10वां पद ज्ञात करना है, तो n क्या है 10, 10 में 1 घटेगा। डी क्या है, अगला घटाओ पिछला करते हैं, 7 माइनस 2 करते हैं तो 5 मिल जाता है, 2, ये 9 मिलेगा, 9 5 45 होता है, 45 में 2 जुड़ता है तो 47 हो जाता है। 47 जिस ऑप्शन में है वो सही हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन का 47 सी है, सी सही है। आइए 23 नंबर क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। आइए 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछा गया है कि 2 अंकों वाली संख्या कितने होंगे जो 3 से विभाजित होंगे। 2 अंकों वाली संख्या कितने होंगे जो 3 से विभाजित होंगे। तो 2 अंक का संख्या 10 से शुरू होता है, 10 तो विभाजित नहीं होता है 3 से। 11 नहीं होता है। 12 पहला नंबर 12 है जो 3 से विभाजित होगा। इसमें आप 3 3 जोड़ते चले जाइए तो आपको 3 से विभाजित होता हुआ नंबर 2 अंकों वाले मिलता चला जाएगा। जैसे 12 में 3 जोड़े 15, 15 में 3 जोड़े 18, और आखिरी नंबर आपको मिल पाएगा 99 जो 3 से विभाजित हो पाता है। उसके बाद आपको 3 डिजिट का नंबर मिल जाएगा 100, तो उसे हमें कंसिडर नहीं करना, ये कितने हैं ये हमें जानना है। तो ये जानने के लिए हमारे पास आखिरी पद दिया हुआ है, आखिरी पद जैसा कि 99 है। पहला पद यहाँ पे क्या है 12, सारा अंतर क्या है, अगला घटाओ पिछला, अगला घटाओ पिछला करेंगे तो जैसा कि 3 3 का डिफरेंस है 3 ही आएगा, 15 घटाओ 12 3 हो गया। आखिरी पद क्या है n से निरूपित होगा, वो आखिरी पद क्या है 99। इसे हम कैलकुलेट करेंगे तो n का मान हमें मिल जाएगा, जो पदों की संख्या मिल जाएगी। तो an का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an क्या है 99, a क्या है 12, n माइनस 1, n तो निकालना है वैसे ही रहेगा, और
12 जब इसमें आके माइनस होगा तो 87 बचेगा। n-1 गुना 3, n-1 इज इक्वल टू 87। इससे इसमें गुना करके कोई फायदा नहीं है और लंबा होगा। नीचे ले आइए इसे, ये कट जाएगा। 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 और 2 बच जाएगा, 3 9 जा 27। n-1 इज इक्वल टू 29, तो n इज इक्वल टू -1 उधर जाएगा तो 30। तो 2 अंकों वाली संख्या जो 3 से विभाजित होके कितनी संख्या होंगे, कितना पद होंगे, वो 30 होंगे। तो 30 जिस ऑप्शन में है, और आप देख पा रहे हैं कि बी ऑप्शन है। तो इस तरह से 23 नंबर क्वेश्चन का 30 बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे आते हैं 24वां नंबर क्वेश्चन में। 24 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग बताएं। तो विषम संख्या वो होते हैं, 24 नंबर क्वेश्चन, विषम संख्या वो होते हैं जो 2 से भाग नहीं हो पाए। तो 0 और 50 के बीच हमें पूछा गया है, 0 और 50। तो पहला विषम संख्या 1 हो जाएगा, इसमें 2 जोड़ते चले जाए आपको विषम संख्या मिलता चला जाएगा, 5 हो गया। अब 50 से पहला, 50 तो सम संख्या, उससे पहले हमें देखना है तो 49 विषम संख्या है। इनका योग ज्ञात करना है हमें। आप बताएंगे कि 0 सम संख्या है या विषम संख्या है। 50 तो सभी को मालूम है कि सम संख्या है। 0 सम संख्या है या विषम संख्या, आप कमेंट करके बताएंगे नीचे। तो इनका हमें योग ज्ञात करना है। योग ज्ञात करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है SN इज इक्वल टू n/2 a प्लस l। l क्या है यहाँ पास, आखिरी पद है। n संख्याओं का पदों की संख्या है। पदों की संख्या ज्ञात करने के लिए a हमें मालूम है, आखिरी पद भी मालूम है, n नहीं मालूम है। n मालूम करने के लिए nवां पद का फॉर्मूला हमें यहाँ पे अप्लाई करना होगा। an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी होता है। an क्या है, आखिरी पद क्या है, 49 है, रख देंगे। a क्या है, 1 है, रख देंगे। n ज्ञात करना है और d क्या है, अगला घटाओ पिछला कहेंगे तो 2 आपको मिल पाएगा। यहाँ इधर माइनस होगा 1 आके, तो 48 बच जाएगा। n-1 इंटू 2, इसको काट दीजिए, यहाँ से 24 हो जाएगा। n-1 इज इक्वल टू 24, तो n इज इक्वल टू 25। n का मान मिल गया, इस n का मान को यहाँ पे बैठा देंगे तो योग दे देगा इन नंबरों का। तो n 25 मिल गया, 25/2, 25/2। a 1 है, l क्या है, 49 है। 25/2 ये मिलके बन जाएगा 50, 25 बार में, और 25 गुना 25 होता है 625। 24 नंबर क्वेश्चन का 625 सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। सभी वृत्त होते हैं, क्या होते हैं सभी वृत्त? 25 नंबर क्वेश्चन में हमें पूछा गया है सभी वृत्त होते हैं, क्या होते हैं? सभी वृत्त एक जैसे होते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। सभी वृत्त तो सर्वांगसम होंगे नहीं, समरूप होते हैं। जितना भी एक तरह के का फिगर होता है, जरूरी है कि उसका साइज बराबर हो तो वो समरूप होते हैं। जैसे सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। सभी जितना भी समबाहु त्रिभुज है, जिनका भी सारा साइड, सारा भुजा बराबर हो, वो समरूप होते हैं। जितना भी दुनिया में वर्ग है, वो सारे का सारा वर्ग समरूप होते हैं। इस तरह से हम देख पा रहे हैं कि सारा का सारा वृत्त भी क्या होते हैं, समरूप होते हैं। समरूप जिस ऑप्शन में है, समरूप बी ऑप्शन, बी सही हो जाएगा 25 का। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 26 में हम देख पा रहे हैं कि गिवन है एक त्रिभुज है, दिया हुआ एक त्रिभुज, और जिसमें DE पैरेलल है BC के। DB दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, AE दिया हुआ है 1.5 सेंटीमीटर, EC दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। हमें ज्ञात करना है AD क्या होगा। तो जैसा कि हम जानते हैं मेरे दोस्त कि किसी भी त्रिभुज में, किसी भी, इधर हम बात कर लेते हैं थोड़ा। हाँ, तो किसी भी त्रिभुज में अगर एक लाइन ऐसा खींचा जाए जो उसके कोई भी किसी भी साइड का पैरेलल हो, समांतर हो, तो ये साइड
ये समांतर रेखा उसका भुजा को समान अनुपात में बांटता है, ऐसा थेल्स थ्योरम कहता है, ऐसा बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम बीपीटी कहता है। क्या कहता है भाई, अगर डीई पैरेलल है, अगर डीई पैरेलल होगा बीसी का, तो एडी बाय डीबी बराबर एई बाय ईसी होता है। तो ये थेल्स थ्योरम यहाँ पे लागू होगा क्योंकि डीई पैरेलल है बीसी का और हमें ज्ञात करना है एडी। तो थेल्स थ्योरम, थेल्स का प्रमेय के हिसाब से क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त, एडी बाय डीबी इज इक्वल टू एई बाय ईसी। मान बैठा दिया है, एडी तो वही ज्ञात करना है हमें, डीबी 2 है, ए क्या है 1.5 और ईसी क्या है 3। एडी निकालना है, यहाँ पे क्रॉस कर लेंगे, इधर 2 को ऊपर चला जाएगा 2 और नीचे 3 है। ये 1.5 है, 1.5 2 बार में जाएगा तो 3 हो जाता है, 2 और 2 यहाँ पे कट गया, एडी इज इक्वल टू 1। एडी इज इक्वल टू इस तरह से 1 हो जाएगा और 1 आपका देख सकते हैं आप डी नंबर ऑप्शन। तो 26 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। आते हैं अगला क्वेश्चन 27 में। क्वेश्चन नंबर 27 हम देखते हैं, यदि दो त्रिभुज के संगत कोण बराबर हो तो ये त्रिभुज समरूप होते हैं। इस कसौटी को किस नाम से जाना जाता है? कह रहा है अगर दो त्रिभुज का 27 नंबर क्वेश्चन में ये कह रहा है कि अगर दो त्रिभुज का संगत कोण मतलब कोरस्पॉन्डिंग एंगल अगर इक्वल हो, जैसे ए बी सी है और पी क्यू आर है, अगर इनका संगत कोण बराबर हो, संगत कोण के मतलब ए इक्वल होगा पी के, बी इक्वल होगा क्यू के और सी इक्वल होगा आर के, तो ये तो समरूप होगा, ये हमें मालूम है। ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे, ये हमें मालूम है। लेकिन ये किस क्राइटेरिया से सिमिलर होंगे, किस कसौटी से सिमिलर होंगे, ये पूछ रहा है। तो चूंकि एंगल तीनों एंगल के बराबर है, तो इस कसौटी को ट्रिपल ए कसौटी कहा जाता है। तो ट्रिपल ए जिसमें आपका है वो आंसर हो जाएगा। इसी हिसाब से सी ऑप्शन सही हो जाएगा 27 का। 28 आ जाइए। 28 में ये भी सिमिलर ट्रायंगल से रिलेटेड क्वेश्चन है। त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर के लिए कौन सा कथन सत्य है? त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर दिया हुआ है प्यारे दोस्तों। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये 60 डिग्री है, ये 80 डिग्री है, तो ये 40 डिग्री दिया हुआ है, ये 60 डिग्री, ये 80 डिग्री और ये 40 डिग्री। तो यहाँ पे दिखलाना है कि ट्रायंगल त्रिभुज ये वाला और ये वाला सिमिलर है। इसको लिख कैसे पाएंगे हम लोग? तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अगर दो त्रिभुज सिमिलर हो जाए, तो उसको लिखने का तरीका भी होता है। जैसे त्रिभुज ए बी सी सिमिलर, हम इधर क्यू पी आर ऐसा कुछ भी अपना मन से नहीं लिख सकते हैं। एंगल ए के इक्वल कौन है? पी, तो यहाँ पे पहले क्या लिखेंगे? पी। बी के इक्वल कौन है? बी के इक्वल कौन सा है? क्यू। बी के इक्वल क्यू है। अच्छा, सी के इक्वल कौन है? आर है। तो ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर होंगे पी क्यू आर के। तो ये कौन सा ऑप्शन में है? एंगल ए बी सी सिमिलर होंगे पी क्यू आर के। ये डी नंबर ऑप्शन। ये क्वेश्चन बड़ा आसान लग रहा है, लेकिन ये क्वेश्चन लेने का मकसद ये है कि आप ऐसा नहीं कह सकते हैं कि ए बी सी, ये मान लीजिए इस पॉइंट पर रहता पी क्यू आर, इस तरह से दिया हुआ अगर रहता तो आप इस तरह से नहीं लिख पाते ऐसे पी क्यू आर, क्योंकि ये कोरस्पॉन्डिंग ही लिखा जाता है। ए के इक्वल जो होगा वो लिखा जाएगा पहले, फिर बी के इक्वल जो होगा वो लिखा जाएगा, फिर उसके बाद सी के इक्वल होगा वो लिखा जाएगा। इस तरह का बात है। यही चीज चेक करने के लिए क्वेश्चन दिया है। 29 नंबर क्वेश्चन मेरे प्यारे दोस्त, 29 नंबर क्वेश्चन में देखिए, यदि दो समरूप त्रिभुज के संगत भुजा का अनुपात 4:9 है तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा?
जैसे दो त्रिभुज है, 29 नंबर क्वेश्चन, दो त्रिभुज है और दोनों त्रिभुज जो है वो सिमिलर है, वो क्या है, समरूप है, ए बी सी सिमिलर है पी क्यू आर के। अगर मेरे प्यारे दोस्त इसका भुजा और इसका भुजा का रेशियो अगर दिया है, अनुपात में दिया हुआ है दोनों भुजा का, तो हमसे पूछा जाए कि उसका एरिया का अनुपात क्या होगा, उसका क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, तो कुछ भी नहीं है मेरे प्यारे दोस्त। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, इनका अनुपात 4:9। तो एरिया का अनुपात अगर सिमिलर ट्रायंगल होता है, समरूप त्रिभुज होता है, तो इसका स्क्वायर हो जाता है, बस खत्म आंसर। 4 4 जा 16 और 9 9 जा 81। जिस ऑप्शन में वही हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज इसे कहते हैं जिसका तीनों साइड बराबर होता है मेरे दोस्त, तीनों साइड बराबर होता है, ए बी सी, ये बराबर ये बराबर आपस में तीनों बराबर होते हैं। एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 2a है, उसके शीर्ष लंब की लंबाई क्या होगी? इसका तीनों साइड का लंबाई कितना है, 2a 2a 2a। इसका शीर्ष लंब कहने का मतलब है एल्टीट्यूड की लंबाई क्या होगी, एल्टीट्यूड की लंबाई क्या होगी। तो इसका रेडीमेड फॉर्मूला बना हुआ होता है मेरे प्यारे दोस्त। किसी भी समबाहु त्रिभुज का हाइट का फॉर्मूला, एल्टीट्यूड का फॉर्मूला, मान लीजिए इसका एडी है एल्टीट्यूड, तो एडी इज इक्वल टू √3/2 इंटू साइड। इसका एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, √3/4 साइड स्क्वायर। तो यहाँ पे हाइट पूछा था तो हाइट का फॉर्मूला डाल दिए। अच्छा, यहाँ पे एक्चुअली में साइड क्या है, 2a रख दिया जाए साइड की जगह में, 2 कैंसिल, √3a। इसका हाइट कितना हो जाएगा, √3a। ये हाइट कितना हो जाएगा, √3a। जिस भी ऑप्शन में है वही आंसर हो जाएगा, √3a, ए नंबर ऑप्शन, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC का साइड दिया हुआ है, AB इज इक्वल टू 31 नंबर क्वेश्चन, AB इज इक्वल टू दिया हुआ है 6√3, AC इज इक्वल टू दिया हुआ है 12, BC इज इक्वल टू दिया हुआ है 6। तो एंगल B क्या होगा मेरे प्यारे दोस्त? इसे देखकर ही हम समझ पा रहे हैं कि ये समकोण त्रिभुज से पूछा गया है और डायरेक्ट इसका आंसर B इज इक्वल टू 90 डिग्री माना जा सकता है। लेकिन कैसे हो गया आपको ये बताना जरूरी है, कैसे ये समकोण त्रिभुज हो गया ये बताना जरूरी है। B इज इक्वल टू 90 डिग्री इसका आंसर है, लेकिन आप देख लीजिए कैसे होगा। जैसा कि समकोण त्रिभुज में हम जानते हैं कि सबसे लंबा भुजा जो होता है, सबसे लंबी भुजा जो होती है वो कर्ण होती है, जैसा कि आपको मालूम है हाइपोटेनियस होता है। यहाँ पर सबसे बड़ा साइड कौन नजर आ रहा है मेरे प्यारे दोस्त, AC। तो AC यहाँ पे कर्ण है। AB कौन सा है, AB 6√3 है और BC क्या है। अब देखिए कि ये पाइथागोरस थ्योरम फॉलो करता है या नहीं। अगर पाइथागोरस थ्योरम फॉलो करता होगा तो हमारा एजम्पशन है कि ये त्रिभुज है, ये समकोण है, ये राइट एंगल ट्रायंगल, ये प्रूफ हो जाएगा। तो आइए देखते हैं। इसका स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर, ये बराबर होना चाहिए हाइपोटेनियस के स्क्वायर के। देखिए 6 6 जा 36 और 36 3 जा 9 90, 3 6 जा 18, 108, 6 6 जा 36, इधर तो 144 आ गया। ये इसे आप जोड़ेंगे तो आपको मिल जाएगा 144। मतलब LHS बराबर RHS हो गया। मतलब पाइथागोरस थ्योरम को ये फॉलो कर रहा है। इससे ये पता चलता है, पाइथागोरस प्रमेय को ये फॉलो कर रहा है, इससे ये पता चल रहा है कि ये समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ा साइड कौन सा है, AC। AC का सामने वाला कोण को पूछा गया है, ये 90 डिग्री होता है, हम लोग जानते हैं। सबसे लंबा साइड का सामने वाला कोण कितना होता है, 90 डिग्री। और यही तो पूछ रहा है B कितना है, 90 डिग्री। 90 डिग्री आंसर हो जाएगा। तो जैसा कि हम ऑप्शन में देख रहे हैं C ऑप्शन सही है।
तो हम लोग देखते हैं 32 नंबर क्वेश्चन, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। मेरे प्यारे दोस्त आप देख सकते हैं 32 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, एक वृत्त है, इसकी कितनी स्पर्श रेखा हो सकती है। आप खुद सोचिए कि वृत्त जो बना हुआ है वो अनंत छोटी छोटी बिंदुओं से बना हुआ है, तो हर एक बिंदु में स्पर्श रेखा नहीं खींचा जाएगा, एकदम खींचा जाएगा। आप खुद जानते हैं इस बात को, अनंत खींचा जा सकता है। तो इसका आंसर भी अपरिमित रूप से अनेक, इन्फिनिटली मेनी टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन होगा। तो यहाँ पे क्या है, अपरिमित रूप से अनेक, सी नंबर ऑप्शन आप दे सकते हैं, इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन मेरे प्यारे दोस्त एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसी टाइप का मैं यहीं पे बताते चलूं कि अगर एक वृत्त है और इस पर किसी एक पॉइंट से कितने टेंजेंट खींचे जा सकते हैं, तो दो ही पॉसिबल है, दो ही संभव है मेरे प्यारे दोस्त, उसके अलावा नहीं है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। आगे आते हैं हम 33 नंबर क्वेश्चन देखिए मेरे प्यारे दोस्त। 33 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इसमें बोला गया कि वृत्त के केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। वृत्त की केंद्र से दूर, कितनी दूर से, 13 सेंटीमीटर दूर कोई बिंदु है, मान लेते हैं इसे Q, उससे खींची गई एक स्पर्श रेखा जो कि 12 सेंटीमीटर है। स्पर्श रेखा कितना कितना है, कितना लंबा है, यहां से यहां तक के कितना है, 12 सेंटीमीटर है। तो इसका त्रिज्या क्या होगी, यहां से डाल दीजिए, यही तो त्रिज्या है, R है। जैसा कि हम जानते हैं कि R हमेशा किसी भी स्पर्श रेखा में 90 डिग्री लंबवत होता है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में, स्पर्श पॉइंट में ये 90 डिग्री होता है। तो आप गौर करिए कि ये समकोण त्रिभुज नहीं बन गया क्या, ये तो समकोण त्रिभुज बन गया। अब जैसा देख पा रहे हैं समकोण त्रिभुज में आप गौर कीजिए कि 90 डिग्री के सामने वाला साइड भुजा जो है वो कर्ण होता है, कर्ण। तो जैसे ही समकोण त्रिभुज में आप कर्ण को पहचान लिए मतलब काम बन गया। तो R निकालने बोल रहा, R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R हमें ज्ञात करना है, R इज इक्वल टू सबसे बड़ा साइड मतलब हाइपोटेनियस मतलब कर्ण का स्क्वायर माइनस छोटा साइड का स्क्वायर। इसे आप जैसे भी सॉल्व कर लीजिए, a प्लस बी a माइनस बी, इसे तोड़ सकते हैं, बड़ा आसान होगा उससे भी, लेकिन आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। 13 का स्क्वायर होता है 169 ना, 12 का स्क्वायर होता है 144। इसे आप सॉल्व करेंगे 25 मिलेगा, यहाँ पे 5 मिल जाएगा आपको। तो 5 रेडियस इज इक्वल टू कितना हो गया, 5 जिस भी ऑप्शन में वो सही हो जाएगा। ये लंबाई कितना हो जाएगा, 5, बी नंबर ऑप्शन। इस तरह से 33 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आते हैं 34 नंबर क्वेश्चन। हम लोग देखते हैं कि एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है, 24 सेंटीमीटर तथा Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है। एक वृत्त है, उसका केंद्र से जो दूरी कितना है मेरे प्यारे दोस्त, उसकी स्पर्श रेखा की लंबाई कितना है, 24 सेंटीमीटर, और केंद्र से दूरी है 25 सेंटीमीटर। मान लीजिए ये पॉइंट P है, ये Q है। तो हमें क्या बोल रहा है ज्ञात करने, हमें वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करने वाला। सेम फिगर बनेगा जो इससे पहले वाला में बना था। त्रिज्या जैसा कि हम इससे पहले क्वेश्चन में देखे कि 90 डिग्री बनाता है, और जैसे ही 90 डिग्री ये बनेगा तो ये समकोण त्रिभुज बन जाएगा। समकोण त्रिभुज का सबसे लंबा साइड कौन सा है, यही 90 डिग्री के सामने वाला, हाइपोटेनियस होता है, कर्ण होता है। तो त्रिज्या वही चीज है, R इज इक्वल टू क्या होगा, सबसे लंबा वाला साइड का स्क्वायर, हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर या P का स्क्वायर, जो भी आप कहिए, जो बच गया है उसका। प्यारे दोस्त यहाँ पे आप दो मेथड लगा सकते हैं, प्लस बी ए माइनस बी, या फिर डायरेक्ट आप स्क्वायर कर लीजिए इसे। तो ए प्लस बी ए माइनस बी, इस बार हम लगाना चाहेंगे ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी। इसमें ये फायदा है कि ए माइनस बी जैसे करेंगे आप इसे, इसमें 1 का डिफरेंस है, ये तो 1 दे देगा और ये 49 दे देगा। 49 जब रूट से बाहर निकलता है तो 7 हो जाता है, 7 ही आपका आंसर है। R इज इक्वल टू 7, त्रिज्या 7 हो जाएगा। 7 आप देख पा रहे हैं कि 34 नंबर क्वेश्चन का ए में है।
ऐसा ही हो जाएगा। आते हैं 35 नंबर क्वेश्चन में। 35 नंबर क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि दो सकेंद्रीय वृत्त की त्रिज्याएं 3 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर है। सकेंद्रीय वृत्त क्या मतलब है? एक ही सेंटर में दो वृत्त खींचा गया है, एक ही सेंटर हो जिसका और दो वृत्त हो एक ही सेंटर। इसको इंग्लिश में कॉन्सेंट्रिक सर्कल कहा जाता है। हाँ, 35 नंबर क्वेश्चन में हम देख पा रहे थे जैसा कि दो सकेंद्रीय वृत्त है, एक छोटा वृत्त है जिसका रेडियस जिसका त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है और एक बड़ा वृत्त है जिसका रेडियस कितना है 5 सेंटीमीटर है। तो बोला जा रहा था कि बड़ा वृत्त का जीवा जो है वो छोटे वृत्त का स्पर्श रेखा है। देख पा रहे हैं, बड़ा वृत्त का जीवा छोटा वृत्त का स्पर्श रेखा है। तो पूछा जा रहा है मेरे दोस्त 35 नंबर क्वेश्चन में कि जीवा की लंबाई क्या होगी। मतलब ये अगर जीवा है ए बी तो ए बी बराबर क्या होगा? छोटा वृत्त का जैसा कि आप देख पा रहे हैं, छोटा वृत्त का दिया हुआ 3 सेंटीमीटर त्रिज्या, अब बड़ा वृत्त का त्रिज्या कितना है 5 सेंटीमीटर। अब आप देखेंगे कि ये भी एक समकोण त्रिभुज बन जाएगा। इसे आप कुछ भी नाम दे दे, ओ टी बी एक समकोण त्रिभुज बन जाएगा। ओ टी बी एक समकोण त्रिभुज बन जाएगा जिसका 90 डिग्री यहाँ पे। ये मुझे बताना है कि 90 डिग्री हो कैसे गया, ये आपको भी डिस्क्राइब करना है और नॉलेज भी होना चाहिए क्यों हो गया ये 90 डिग्री। तो जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी वृत्त का त्रिज्या स्पर्श रेखा में 90 ही डिग्री बनाता है। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर, स्पर्श बिंदु पर 90 डिग्री बनाता है। तो ये छोटा वृत्त का स्पर्श रेखा है, ये त्रिज्या है, 90 डिग्री बना दिया। दूसरी बात ये है मुझे जानना है कि अगर 90 डिग्री किसी वृत्त का सेंटर से गिराया जाए, ड्रॉप किया जाए किसी जीवा पर, किसी कोड पर, तो बराबर बराबर भागों में बांटती है। तो ये भी क्लियर हो गया कि ये बराबर ये होगा, AT बराबर TB हो गया। तो ये समकोण त्रिभुज में अगर हम TB निकाल दे तो उसका दुगना कर देंगे तो पूरा जीवा का लंबाई हमें मिल जाएगा। आइए हम लोग ज्ञात करते हैं, छोटा सा बात है। ये समकोण त्रिभुज बन गया, इसका मतलब TB अगर हम निकालना चाहें तो बड़ा वाला साइड कौन है 5 का स्क्वायर माइनस छोटा वाला साइड 3 स्क्वायर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा, ये 4 बन के निकल जाएगा। तो TB इज इक्वल टू क्या हो गया 4। अब यहां से यहां तक के 4 है और ये हम जान रहे हैं कि ये भी बराबर है, तो 4 4 8। जीवा का आंसर कितना हो जाएगा 8। 35 नंबर क्वेश्चन में आप देख पा रहे हैं कि ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा, ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन आइए हम लोग देखते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन में एक वृत्त है, जैसे इसमें पूछा गया है कि थीटा केंद्रीय कोण वाले, सेंट्रल एंगल वाले और आर त्रिज्या वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। इसका आर त्रिज्या है कितना है, आर इसका लंबा है त्रिज्या का, और थीटा केंद्र में एंगल बनाया है। तो ये जो एरिया होता है, ये जो क्षेत्रफल होता है, इसे कहते हैं हम लोग त्रिज्यखंड। इसे हम लोग क्या कहते हैं त्रिज्यखंड। तो इसका एरिया क्या होगा ये पूछ रहा है। तो सिंपल सा फार्मूला है पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360। तो ये जिस ऑप्शन में होगा वो सही होगा। कैसे हो गया, पूरा एरिया, पूरा सर्कल का एरिया, पूरा वृत्त का एरिया कितना होता है पाई आर स्क्वायर। जब 360 डिग्री हम गोल घूम रहे थे तो कितना एरिया बन रहा था, कितना क्षेत्रफल बन रहा था पाई आर स्क्वायर। जब 1 डिग्री घूमेंगे तो 360 से भागा हो जाएगा, ये 360 से डिवाइड करना होगा। लेकिन जब थीटा डिग्री घूमेंगे तो थीटा से फिर गुना होगा, तो इसी से ये फॉर्मूला बन गया और इसे डायरेक्ट हमें याद रखना पड़ता है। ये जिस भी ऑप्शन में है ये हमें बी ऑप्शन लग रहा है, तो 36 का बी ऑप्शन सही हो गया। 37 नंबर क्वेश्चन में आइए हम देखते हैं। ये पूछा गया है कि वृत्त का सबसे बड़ा जीवा, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को क्या कहा जाता है, क्या कहते हैं इसे। तो ये जीवा है, ये कोड है, ये बड़ा होते जा रहा। मैक्सिमम सबसे बड़ा, अधिकतम सबसे बड़ा कहाँ होगा, ये सेंटर से जब क्रॉस करेगा तभी होगा, ये केंद्र बिंदु से जब क्रॉस करेगा। और इसका नाम क्या है, इसका नाम है व्यास।
इसको डायमीटर कहा जाता है। डायमीटर जिस भी ऑप्शन में है व्यास वही आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि सी ऑप्शन है, तो सी सही हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन में हम देख रहे हैं आर त्रिज्या वाले वृत्त के उस चाप की लंबाई क्या होगी जो केंद्र पर थीटा कोण आंतरिक करती हो। 38 नंबर क्वेश्चन, जैसा कि हमें पता है मेरे प्यारे दोस्त कि यहाँ पे पूरा का एरिया कितना हो रहा था, पूरा का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, लेकिन हमें थीटा डिग्री एंगल का सिर्फ क्षेत्रफल निकालना था त्रिज्यखंड का, तो पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360 लिखें। उसी तरह पूरा का परिमाप परिधि कितना होता है मेरे प्यारे दोस्त, तो 2 पाई आर, लेकिन थीटा डिग्री का चाप का हमें सिर्फ यहां से यहां जानना है कि थीटा डिग्री बना रहा है जो उसका चाप का लंबा क्या होगा, तो थीटा बाय यहाँ पास भी क्या हो जाएगा, थीटा बाय 360, यही आंसर है। 2 पाई आर इंटू थीटा बाय 360 जहां भी है वही आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। 39 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा जो केंद्र पर 60 डिग्री कोण आंतरिक करती हो। 39 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा जो केंद्र पर कितना डिग्री बनाता हो, 60 डिग्री। थीटा कितना है, 60 डिग्री। तो जैसा कि अभी खुद हम लोग देखें कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर गुना थीटा बाय 360, बस पुट कर देना है इसमें। पाई को हम लोग 22/7 या 3.14 लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ ऑप्शन में बाय 7 में है आंसर, इसलिए बाय 7 में ऑप्शन में दिया हुआ है, इसलिए 22/7 लेना पड़ रहा है हमें। आर कितना है, 6 इंटू 6 का स्क्वायर, 6 इंटू 6, थीटा कितना है 60 डिग्री 360, 60 से 360 6 बार में कटा, 6 एक बार में, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 13, 132/7 इसका आंसर है, और ये पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। चूंकि ये एरिया है, ये क्षेत्रफल है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर में ही इसका आंसर होगा, स्क्वायर यूनिट होता है। 40 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक घोड़ा एक मैदान में 7 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया है, ठीक है। उस भाग का क्षेत्रफल क्या होगा जहां घोड़ा घास चर सकता है। 7 मीटर लंबी रस्सी से एक मैदान है, इसी को मान लीजिए एक मैदान, 7 मीटर लंबी से एक घोड़ा को बांध दिया गया है, 7 मीटर लंबी रस्सी से घोड़ा को बांध दिया गया है। ये कहाँ कहाँ चर सकता है, कहाँ कहाँ चर सकता है, ये जहाँ आप इस तरह से देखेंगे कि कहाँ कहाँ चर सकता है, तो आप देखेंगे ये वृत्त बन गया, ये एक सर्कल बन गया, तो बस इसका एरिया ज्ञात करना है हमें, और कुछ नहीं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि एरिया ऑफ सर्कल 40 नंबर क्वेश्चन है, एरिया वृत्त का क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, बस खत्म। पाई को क्या लिखेंगे, 22/7, आर क्या है 7 गुना 7, 7 से 7 कैंसिल हो गया, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 1 15, मीटर में है दिया हुआ उसका त्रिज्या, तो मीटर स्क्वायर आंसर हो गया। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं 154 डी ऑप्शन, तो डी ऑप्शन 40 का खत्म हो गया।